मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का आर्थिक बजट 2026 पेश कर दिया है। ये बजट खास तौर पर आम आदमी, महिलाओं, किसानों और युवाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बजट का कुल आकार 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रखा गया है, जो अब तक के सबसे बड़े बजटों में से एक माना जा रहा है। बजट में आम नागरिकों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। देश भर में 7 नए रेल कॉरिडोर शुरू करने की घोषणा से यातायात और व्यापार को गति मिलने की उम्मीद है। वहीं गंभीर बीमारियों में उपयोग होने वाली आवश्यक दवाओं को सस्ता करने का फैसला किया गया है, जिससे आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ी राहत मिलेगी। इसी कड़ी में टीम कैट नागपुर द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी 1 फरवरी रविवार को केंद्रीय बजट के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई। ये कार्यक्रम टीम कैट के कार्यालय सभागृह 5वां माला, सदोदय बिल्डिंग, धारोड़कर चौक के पास सेंट्रल एवेन्यू पर सुबह 10:30 बजे से आयोजित किया गया था। संसद भवन में प्रस्तुत बजट भाषण को सीधे सुनने के लिए इस बैठक में व्यापारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, गृहिणियां, किसान सहित समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बजट प्रस्तुति के बाद बीसी भर्तियां द्वारा बजट का विश्लेषण किया गया। वहीं सीए श्रीमती श्वेताली ठाकरे ने बजट के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तृत चर्चा की। उपस्थित नागरिकों ने बजट को विकासोन्मुखी और संतुलित बताते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो 2026-27 का अर्थ संकलन पेश किया, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरा बदलने वाला रहेगा। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, जो उनका पहला सेंटेंस था कि ये युवा शक्ति को ध्यान में रख के बजट बना हुआ है। इस बजट में हेल्थ के बारे में ध्यान दिया गया है, कम पैसे में हेल्थ अच्छी रहे, एजुकेशन के बारे में ध्यान दिया गया है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में ध्यान दिया है और छोटे छोटे गांव में, देहातों में, धार्मिक स्थलों पर किस तरीके से रोजगार निर्मित हो, इस पे भी ध्यान दिया गया है। हमारे यहाँ से निर्यात कितना अच्छा होगा, उसको कैसे बढ़ावा मिले, उसको भी ध्यान दिया गया है। विदेशी निवेश मेरे देश में कैसे आए, उस पर ध्यान दिया गया है, जिससे कि मेरा रुपया अपने आप मजबूत होगा। फिर इन्होंने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पुलिस के प्रावधान, प्रोसिक्यूशन के प्रावधान, इसको कम किया। इनकम टैक्स में टीसीएस कम करने से व्यापारियों को पैसा मिलेगा। आज जो व्यापारियों की सबसे बड़ी चिंता थी एमएसएमई की, कि उनको पर्याप्त लोन नहीं मिलता था, उसके लिए अलग से फंड बनाया गया है। हम लोग माल जो बेचते हैं उसका 120 दिन 90 दिन में कंपनियां पैसे नहीं देती, उसको डिस्काउंट करने की भी फैसिलिटी दी गई है। कहने का मतलब है मेरा कि छोटी छोटी बातों को ध्यान में दिया है, पूरी कोस्टल एरिया को ध्यान में दिया है, निर्यात को ध्यान में दिया है। और मेरे भारत के लोग जो विदेश में हैं, एनआरआई हैं, वो जब मेरे देश में निवेश करें तो उनको सहूलियत कैसे देना, इसमें सभी चीज़ अच्छे से आगे बढ़ेगी और एक विकसित भारत की तरफ ये बजट हमको लेके जा रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री के जो सपनों का भारत है, वो हम देखेंगे इस बजट के माध्यम से। ओवरऑल ये मुझे माइक्रो बजट लगता है, क्योंकि साधारण तौर पे इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि इसका इम्पैक्ट कैसा निकाला जाए। लेकिन अगर मैं देखूँ तो हर एक इंसान को कार्यरत करने के लिए जो स्किल बेस्ड इकोनॉमी की जो एक जद्दोजहद चल रही थी, उसे बनाने के लिए बहुत बड़े पैमाने में इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया गया है, इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी, टूरिज्म, वेटरनरी से लेके फिशरीज तक हर चीज़ को इसमें कवर किया है, जिसमें हर एक व्यक्ति को कार्य मिलेगा और उसके लिए जो स्किल भी है, वहाँ तक की पूरी जो नीति है वो बनाई गई है। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट उसमें बहुत अच्छे से कवर किया है कि जो हमको बिजनेस बनाने हैं उसके लिए जो लोन और फंडिंग की भी सुविधा है उसमें जो बनाई गई है, उसको मिलने के लिए यातायात भी उन्होंने ईज़ कर दी है। और तीसरा, जो बिजनेस शुरू रखना है उसके लिए बहुत सारे जो प्रावधान थे जिसमें क्रिमिनलाइजेशन किया था वो निकाल दिए हैं। और डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर भी कई सारी जगह पे टीडीएस बहुत बड़े प्रमाण पे था, और जो डायरेक्ट फंडिंग आ रहा था, रेमिटेंसेस आ रहा था, उसके ऊपर का भी टीसीएस बहुत बड़े, जैसे जहाँ पे 5% था वहाँ पे 2% कर दिया है।
तो इस तरीके से जो टैक्स बर्डन है वो भी कम कर दिया है। सेकेंडली इंडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी, कस्टम्स और एक्साइज के अंदर भी काफ़ी सारी सुविधाएं कर दी है, जिसमें जो हमारा जो 3/4 पोर्शन जो कवर्ड बाय कोस्टल एरिया है उसको भी उन्होंने बिजनेस बढ़ाने के लिए वहाँ पे फिशरीज़ के ऊपर का भी जो टैक्सेस है वो भी रिड्यूस करके मेरे ख्याल से ओवरऑल हर एक किसी को कुछ ना कुछ बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए प्रावधान दे के गया है ये बजट। नमस्कार, मेरा नाम आरती बादल है और मैं कैट से जुड़ी हुई हूँ और हम लोगों का एक वुमेन बिजनेस क्लब भी है, उसकी भी मैं सदस्य हूँ। तो आज का जो निर्मला सीतारमण जी को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने 9वां ये बजट लगातार पेश किया है, तो उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई उनके लिए। और सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि जो महिलाओं के लिए उन्होंने किया है, जो महिलाओं को ध्यान में रखकर, जो हमारी छोटी छोटी उद्यमी हैं उनको ध्यान में रखकर जो बजट तैयार किया है, जैसे लखपति योजना हो गई और जो बचत गट है तो उसको भी ध्यान में रखा है उन महिलाओं को, और लखपति दीदी का उन्होंने जो दिया है, तो ये बहुत ही, मैं बोलती हूँ कि बहुत ही अच्छा सुझाव है और बहुत ही अच्छा इस बार शायद ये महिलाओं की प्रगति के लिए रखा गया है, तो ये बहुत ही अच्छा बजट है। तो इसके लिए युवा महिलाओं के लिए भी उन्होंने प्रावधान किया है। युवा महिलाओं के लिए उन्होंने छोटे छोटे जो उद्योग हैं तो उसको जो स्टार्टअप है उसके लिए भी ध्यान दिया हुआ है, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा है ये। मी सतीश बंग कृषी व्यवसायाशी जुळलेलो आहे। तर आज हा अन्नदाताचा जो याच्यावर जे बजेटमध्ये सांगितलेलं आहे त्यानुसार प्रत्येक वर्षी मी पाहतो आहे की बजेटमध्ये घोषणा होतात आणि प्रत्येक वर्षी गावखेड्यातून पुष्कळसे अन्नदाता कमी कमी होत चालले आहे, याची गहिरी चिंता आहे। ठीक आहे, युवाच्या आधारित झेंजीच्या तर्जवर हे बजेट त्याच्यावर फोकस करण्यात आलेलं आहे, ते सुद्धा एक चांगलं आहे। परंतु या भारतामध्ये अन्नदात्याशिवाय आणि त्याला प्रोत्साहन देण्याशिवाय कोणतंच वाटचाल पुढे मला वाटत नाही। तर हा जो कृषी आधारित मूल्याचा आपला देश आहे, त्याच्यामध्ये शेतकऱ्यांची आपली कशी ही जी वाटचाल लाभ पूर्ण होईल, आता दुगणी आय वगैरे तर आहे, चांगली गोष्ट आहे की एक कल्पना केलेली आहे, परंतु ह्या कल्पनेला आम्ही कसं पूर्ण विराम देता येईल त्याच्याकडे खूप जास्त लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे। मैं गोविंद पटेल, बिजनेस सिटी मरकर। तो कृषि क्षेत्र के लिए बढ़ावा दिया है, बहुत बड़ी बात है। और महिला और युवाओं के लिए जो सरकार ज़्यादा गौर कर रही है उसके लिए बहुत अच्छा है। कृषि के लिए मेरे को ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है, हाँ, देखा नहीं। बाकी जो गवर्नमेंट ये कर रही है हर साल के लिए, हम लोग तो देखते हैं हर साल कितना विकास कर रही है, वो हम देखते हैं। हर एक गाँव या शहर में जाओ, कहीं भी जाओ, ऐसा कोई स्टेशन है ऐसा नहीं है कि उसका विकास नहीं हो रहा है। रोड का भी हो रहा है, और एयरपोर्ट देखो तो सभी नए नए हर एक इंडिया में बन रहे, और बस स्टैंड भी ऐसे बन रहे कि एयरपोर्ट सारी के बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए या बाहर के जो बात है। बिजनेस है पल्सेस का। निर्मला सीतारमण जी ने जो 9वां बजट पेश किया है, इसमें खेलों के ऊपर एक विशेष ध्यान दिया गया है। खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे, वैसे भी हमारा देश पहले खेलों में काफ़ी पीछे था, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो इसके लिए ये देश को जो है एक प्रोग्रेस की तरफ ले जा रहा है। और वैसे विकास जो गोविंद भाई ने बोला कि रोडों का विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ रहा है ना, ये बहुत देश के लिए बहुत तरक्की का एक पैमाना है। हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। त्रिवेदी, जॉईंट सेक्रेटरी, टीम कॅट नागपूर। अजून माझा हॉटेल व्यवसायाशी मी निगडीत आहे। या बजेटमध्ये निर्मला सीतारमणनी एक जे टुरिझम पॉलिसी बूस्ट करायसाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट स्थापन करायचं म्हटलं, ते एक चांगला कार्यक्रम आहे, म्हणजे उपक्रम घेतला आहे त्यांनी। अजून दुसरं वॉटर ट्रान्सपोर्टेशन, त्याच्यावर त्यांनी जोर दिला आहे, म्हणजे जो आता आपला 10 ते 12% आहे त्याला ते 30% घेऊन जाणार, तो एक चांगला आहे। अजून परत इन्फ्रास्ट्रक्चर बोर्ड त्यांनी स्थापन केलेला आहे, तर त्याच्यासाठी तो एक चांगला उपक्रम आहे। म्हणजे त्यांनी 4-5 नवीन वस्तू म्हणजे टाकलेल्या आहेत। अजून महिलांसाठी त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एक गर्ल्स हॉस्टेल प्रस्तावित करण्याची प्रस्तावना केलेली आहे, ते म्हणजे फार छान आहे। नया जो 2025 का आयकर कानून लाए तो
हमें लग रहा था कि जो पुराने केसेस पेंडिंग है, कई पेंडिंग है, कई लोगों की डिमांड है, उसके ऊपर कोई एमनेस्टी स्कीम गवर्नमेंट लाएंगी ताकि जब आप नए उसमें जा रहे हो तो पुराना सब कचरा साफ हो जाए। वैसी उम्मीद थी, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से उन्होंने बोला कि पहले जैसे ऑडिट समय पे फाइल नहीं होता था तो आपके पास अगर उचित कारण रहे तो पेनल्टी नहीं लगती थी। अभी पेनल्टी हटा के फीस कर दिया, यानी फीस भरे बगैर आप फाइल नहीं कर सकते। यानी वो ईज ऑफ डूइंग भी वो कंपलसरी, किसी के पास जेन्युइन कारण है, किसी कारण से किसी के घर में मृत्यु हो गई, कुछ भी हो गई, तो उसको समय पे वो नहीं कर पाए कंप्लायंस, तो उसको फीस भरे बगैर उसका रिटर्न ऑडिट फाइल नहीं होगा। तो ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह आप जबरदस्ती पैसे ले रहे हैं सब।